वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 13 दिसंबर 2020 दिन संडे रविवार हो गया है और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों बहुत सारी महत्वपूर्ण केवल काम की ही सिलेक्टेड खबरें लेकर आए हैं। 50 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में, जहाँ दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट ये आ रही है कि आखिर कौन से राज्य के किसानों ने सरकार के तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया और सरकार को एक चिट्ठी लिख करके सिग्नेचर करके दिए हैं। देख सकते हैं आप, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। किसान आंदोलन को लेकर आज और भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। फिर से किसान भाई लोग भूख हड़ताल वगैरह भी करने जा रहे हैं और भी तेज होने जा रहा किसान आंदोलन। इसके अलावा भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी सरकार का एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है, यानी कि 2 ही बच्चे पैदा करने को लेकर आखिर सरकार का क्या अपडेट आ रहा है मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी जानेंगे अपना आज के कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अपडेट्स भी, आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं और साथ ही कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी सबसे बड़ी खबर है। एक एक करके फटाफट से आज की 50 बड़ी खबरों को जानते हैं इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो खबर देखिए जरा। LIC पॉलिसी धारकों के लिए बड़ी खबर है, अब यूलिप पॉलिसी को कर सकेंगे ऑनलाइन स्विच। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी जो है ना LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, उसने दोस्तों अभी इस कोरोना महामारी के दौरान अपने बीमा धारकों को यानी कि अपने ग्राहकों को एक खास सुविधा दी है और इस सुविधा के शुरू होने से अब पॉलिसी धारक जो है ना वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यूलिप पॉलिसी के फंड को दूसरी पॉलिसी में ट्रांसफर कर सकेंगे। अभी हाल ही में 7 तारीख से इस सुविधा को शुरू किया गया LIC की तरफ से। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कॉल सेंटर भी शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब LIC के जरिए कॉल सेवर पर आप हेल्पलाइन ले सकते हैं मराठी, तमिल और बंगाली भाषा में भी। तो ये LIC ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप ऑनलाइन ही अपने फंड को ट्रांसफर करके पॉलिसी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। डॉक्टर्स के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। डिग्री के बाद 10 साल करनी होगी सरकारी नौकरी और बीच में ही छोड़ी तो फिर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए यूपी गवर्नमेंट की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मतलब कि अब डॉक्टर जो है ना वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी अस्पतालों में 10 साल तक सेवा देना जरूरी होगा और सरकारी नौकरी पढ़ाई खत्म होने के ठीक बाद ही शुरू हो जाएगी। इसी बीच अगर डॉक्टर बीच में ही नौकरी छोड़कर चले जाते हैं तो फिर उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये यूपी सरकार ने डॉक्टरों से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला लिया है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना दोस्तों की ये कानून 3 साल पुराना है। अब देखते हैं इस पर और आगे क्या अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, डॉक्टरों को लेकर और एक खबर देखिए दोस्तों। छोटे शहरों में भी अब डॉक्टरों के इलाज की आधुनिक सुविधाएं मिल पाएगी क्योंकि डॉक्टर ऑन कॉल पर समाधान मिलेगा। दरअसल हमारे देश में एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ जिसका नाम है डॉक्टर ऑन कॉल करके। इसने महानगरों के साथ साथ छोटे शहर और कस्बों में भी डिजिटल फर्स्ट हेल्थ केयर डिलीवरी कंपनी खोलने का फैसला किया और सर्विसेज से मरीजों को तमाम तरह की बीमारियों से बचाव की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, वो भी फोन पर ही। यानी कि डॉक्टर ऑन कॉल सर्विस से छोटे शहरों में रहने वाले मरीजों की OPD से लेकर अस्पताल में भर्ती कराने तक की तमाम जरूरतें पूरी कराई जा रही है। तो धीरे धीरे ये कंपनी अपने स्टार्टअप को पूरे देश में फैला रही है, अच्छी बात है, इससे मेडिकल सर्विसेज बढ़ेगी। चलिए बात करें अगले अपडेट की तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण पर कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, ठीक है ना। और इस पर सरकार का कहना है दोस्तों की परिवार नियोजन के लिए लोगों को बाध्य नहीं कर सकते हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोले तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा दोस्तों की किसी को भी सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कल ही सुप्रीम कोर्ट में किसी याचिका दायर पर इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और उसमें केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया और सरकार का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार ने कहा कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं कर सकते और 2 चाइल्ड के नियम यानी कि सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया। सरकार का कहना दोस्तों कि ऐसे कानून के बाद पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बिगड़ सकता है, यानी कि जिसे कहते हैं ना वो लैंगिक अनुपात जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो देखते हैं अब और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस पर और क्या फैसला था, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है उसने स्टूडेंट्स के लिए एक खास ऑफर निकाला है। जी हाँ, SBI योनो के साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। दरअसल देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया। इस ऑफर के तहत SBI स्टूडेंट्स को कुछ सेवाओं पर 20% की छूट दे रहा। बैंक की इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको SBI योनो ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और SBI की ये पेशकश प्रमुख पब्लिक सेक्टर बैंक और टेक्स्टबुक.com के बीच सहयोग का एक हिस्सा, इन दोनों के बीच साझेदारी हुई और इसके जरिए आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ये देख सकते हैं SBI की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं दोस्तों। PUBG गेम को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। PUBG मोबाइल इंडिया वेलकम गिफ्ट लीक हो चुका है। यूजर्स को मिल सकता है अनारकली, हेड गियर, क्रेट कूपन वगैरह वगैरह। दरअसल PUBG मोबाइल गेम देश में अब तक लॉन्च नहीं हो पाया है क्योंकि भारत सरकार से इसको आधिकारिक अनुमति नहीं मिली है। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें कहना PUBG कॉर्पोरेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधिकारियों के साथ मीटिंग का अनुरोध भी किया, लेकिन मिनिस्ट्री की ओर से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया। फिर भी दोस्तों पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से वापस बहुत जल्द रिलीज होने जा रहा, हालांकि लॉन्चिंग की डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है, बट इट विल बी लॉन्चिंग सून। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप भी पबजी खेलते थे या नहीं, या आपका सबसे पसंदीदा वीडियो गेम कौन सा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए अमेजॉन कंपनी ने भारतीय यूजर्स के लिए भी शुरू किया वॉच पार्टी फीचर। प्राइम वीडियो पर आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। दरअसल अमेजॉन इंडिया ने अमेरिका के बाद अब भारत में भी अपनी प्राइम वीडियोस में वॉच पार्टी फीचर की सुविधा दी है। मतलब कि अमेजॉन ने जुलाई में अमेरिका में प्राइम वीडियो यूजर्स के लिए ये फीचर लॉन्च किया था और अब इसे भारत में भी कंपनी लाने जा रही है। अमेजॉन प्राइम मेंबर्स के लिए ये फीचर फ्री होगा और सभी यूजर्स इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। वॉच पार्टी फीचर के तहत दोस्तों आप 100 लोगों के साथ अमेजॉन प्राइम वीडियोस देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए सभी यूजर्स के पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन होना अनिवार्य है, लेकिन आप अमेजॉन प्राइम वीडियोस देखते हुए एक दूसरे के साथ चैटिंग भी कर सकते हैं और कुल मिलाकर के ऐसे 100 लोगों का ग्रुप बन करके वीडियोस देख सकते हैं। आप समझ रहे हो ना, तो आप इसका फायदा ले पाओगे। अच्छा, अमेजॉन की जब बात हो रही तो और एक खबर में आपको अमेजॉन से संबंधित फटाफट से बता देता हूं कि दोस्तों अमेजॉन एक और सेल भी लेकर आया। 16 दिसंबर तक इन फोन और टीवी पर आपको जबरदस्त छूट मिल रही है। इस सेल का नाम है एप्पल डेज सेल करके कंपनी की तरफ से ये सेल निकल कर आई है और इसमें स्पेशली आप आईफोन 11 सीरीज, आईफोन 7 सहित कई सारे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट ले सकते हैं। ये 16 दिसंबर तक सेल लागू रहेगी, ठीक है ना। आईफोन 7 प्राइस में सबसे कम पर मिल रहा है अभी। इसके अलावा फ्रिज और टीवी पर भी आपको 50% तक डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप चाहें तो इनका भी फायदा उठा सकते हैं अमेजॉन के ऊपर। चलिए बात करें अगले अपडेट की, जहां खबर देखिए BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू हुआ किसानों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तुरंत बेच सकेंगे अपनी खेती की उपज। जी हाँ, किसान आंदोलन के बीच दोस्तों सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू कर दी है। अब देश भर के किसान अपनी उपज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए सीधे बेच सकेंगे, मतलब कि शेयर मार्केट में सीधा सेल आउट कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए मशहूर इस एक्सचेंज ने किसानों के लिए भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी है। इसके जरिए उपज को पूरे देश में कहीं पर भी बेचा जा सकेगा और इसके जरिए किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में रकम भी ट्रांसफर हो जाएगी। इसको नाम दिया गया बीम करके, BEM यानी कि BSE ई एग्रीकल्चरल मार्केट, इस प्रोडक्ट को नाम दिया गया। और बीम जो है वो कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जहां किसान भाई लोग अपनी उपज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नीलामी कर पाएंगे। जहां उनको ज्यादा दाम मिल रहा है वहीं पर वो सेल करेंगे और एक राज्य से किसी भी राज्य में अब वो अपनी फसल को बेच पाएंगे। सिंपली कुछ नहीं करना, किसानों को ऑनलाइन ही इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज के लिए रजिस्टर करना है और बाकी आप अपनी गुणवत्ता और क्वालिटी के आधार पर इसकी कीमत लगा सकते हो और सीधे आप BSE के जरिए अपनी फसल को सेल आउट कर पाओगे, है ना। तो ये वहां में बहुत अच्छी सुविधा शुरू की गई है किसान भाई लोगों के लिए। एज उनको डायरेक्ट सेलिंग का फायदा मिल पाएगा और उनके खाते में सीधे रकम भी आ जाएगी, है ना। चलिए बात करें अगली खबर में, तो देखिए जरा IDBI बैंक में अगर आपका भी खाता है तो अगले 2 दिन आपको ATM और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत आ सकती है। 13 और 14 दिसंबर को 2-2 घंटों के लिए IDBI बैंक की ATM सर्विस बंद रहेगी, कुछ मेंटेनेंस वगैरह के चलते। IDBI बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर ये अलर्ट भी जारी किया। ओके, तो आप टेंशन ना लें। और चलिए बात करें अपन अगली खबर में, कुछ मौसम समाचार को लेकर अपडेट है, तो मैं आपको बता दूं फटाफट से। देखिए जरा, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और सफेद चादर की आगोश में कई शहर और सड़कों पर भी पहिए थम से गए, क्योंकि स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है और इसके चलते जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बिल्कुल व्हाइट सा चादर जैसा दिख रहा। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखिए जरा, भारी बर्फबारी से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। अटल टनल रोहतांग भी बंद हो चुकी है इसी बर्फबारी के चलते और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। इसके चलते कई ऊंचे ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात, बिजली और पेयजल की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। वैसे संपूर्ण भारत के आज 13 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में अब कमी आने की संभावना है, जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कम से कम अगले 24 घंटों तक व्यापक वर्षा और हिमपात भी जारी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण गुजरात, तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। साथ ही उत्तर भारत के मैदानी भागों के साथ साथ राजस्थान और गुजरात में भी 13 दिसंबर में तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 14 तारीख से तापमान में गिरावट आ जाएगी। मतलब कि अब ठंड बढ़ेगी कई राज्यों में, मैदानी इलाकों वाले राज्यों में, और कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। ओके, ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या अपडेट है, तो सोने के भाव में आज कीमतों में कुछ हल्की तेजी देखी गई, चांदी भी सुधरी है। देखिए जरा, अभी सोने का रेट चल रहा दोस्तों 49,200 रुपए प्रति 10 ग्राम, ठीक है ना। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 63,500 रुपए प्रति किलो के नीचे कारोबार तक रही चांदी। ये अपडेट है स्टॉक मार्केट की प्राइस के अकॉर्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के तहत। और अगली खबर में बात करें पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। महंगाई की
बाद देखिए जरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। कारण क्या है? क्योंकि क्रूड ऑयल के यानी कि कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कच्चा तेल महंगा होने के बाद आपको पता होगा पेट्रोल डीजल की रेटों में भी तेजी आती है। यहाँ पर देखिए बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का भाव $50 प्रति बैरल के ऊपर चला गया और इसके कारण हो सकता है कि अगले सप्ताह भर के अंदर अंदर आपको पेट्रोल और डीजल के रेटों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिले, है ना। तो ये कुछ मसला चल रहा है अभी। वैसे राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, भोपाल, नोएडा, जयपुर, पटना, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं तो आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए बात करें दोस्तों कोरोना वायरस महामारी को लेकर कुछ यहाँ पर अपडेट और नई गाइडलाइंस वगैरह भी निकल कर आ रही है। मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, फिर अपन जानेंगे किसान आंदोलन से संबंधित कुछ खबरें भी और कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट भी हैं और इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ नए नियम भी निकल कर आ रहे हैं। तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में, एकदम पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में बंद करके कहीं मत जाइएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ठीक है ना। ये इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको वाकई में लगता है कि मैंने मेहनत की है वीडियो बनाने में, तो आपका दिल करता है, तो आपका मन करता है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ लाइक करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, न्यूज, काम की खबर को, सरकार के नोटिफिकेशन को कभी मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जब भी कोई नई स्कीम वगैरह आएगी तो तुरंत आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। सो प्लीज मस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल DLS न्यूज। और चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चल रहा हूँ आज के कोरोना अपडेट की तरफ, जहां खबर देखिए। एक तो दोस्तों गुजरात में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। एक तो शादी से पहले अब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा और केवल 100 गेस्ट की अनुमति होगी। दरअसल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू नियमों के उल्लंघन पर गुजरात सरकार ने अपना कड़ा रुख दिखाया है और अब एक तो विवाह समारोह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी यानी कि अनिवार्य कर दिया। बिना पंजीकरण के होने वाली शादियों के लिए संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार को कोविड नियमों और दिशा निर्देशों के उल्लंघन की लगातार शिकायतें मिल रही थी, इसीलिए एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया ऑनलाइन, जहां आपको पंजीकरण करवाना कंपलसरी होगा। इसके अलावा शादी में अधिकतम 100 गेस्ट आने की अनुमति होगी। वहां पर भी आपको पूरा कोविड प्रोटोकॉल को पालन करना ही पड़ेगा, मतलब कि मास्क की व्यवस्था रखनी पड़ेगी शादी में, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह प्रॉपर बनाए रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए कोरोना को लेकर अगली खबर है। आपको पता होगा हाल ही में 1-2 दिन पहले खबर आई थी दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में एक रहस्यमय बीमारी फैली थी, राइट। तो अब उसका पता चल गया, वो बीमारी की वजह भी सामने आ चुकी है। आखिर क्या थी वो बीमारी और क्यों फैली? तो देखिए आंध्र प्रदेश के एलुरु में क्यों फैली थी रहस्यमय बीमारी, एम्स की टीम ने वजह बताई इसको लेकर। इस बीमारी का पता लगाने के लिए राज्य में पहुंची ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स की टीम ने बताया कि आंध्र प्रदेश के एलुरु शहर में पीने के पानी और दूध में निकल और सीसा जैसे भारी तत्वों की मौजूदगी प्राथमिक रूप से इस रहस्यमय बीमारी का कारण है और इसके चलते अब तक 500 से ज्यादा लोग भी बीमार हो चुके हैं। यानी कि ये कोई वायरस की वजह से महामारी नहीं है, समझ रहे हो ना। ये बीमारी किस वजह से फैली? इस तरह के धातु तत्वों को ज्यादा मौजूदगी के चलते लिक्विड जो फॉर्म में है अपन खाने की चीजें में, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया पीने का, वहां पर निकल और सीसा जैसे भारी तत्व मौजूद है और इसी के कारण ये बीमारी फैली है। तो चलो अच्छी बात है, कोई नई महामारी का खतरा तो यहाँ पर नहीं है फिलहाल। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली खबरों में, जहां अपडेट देखिए। कोविड-19 से समाचार पत्र उद्योग को यानी कि न्यूज इंडस्ट्रीज है ना, उसको 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी ने राहत पैकेज की मांग भी की है सरकार से। मतलब अभी जो कोरोना महामारी आई ना दोस्तों, इसके चलते भारत की इकोनॉमी को ऑल ओवर कितना नुकसान हुआ मैंने आपको बताया भी था अपडेट। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर के सारे देश जो है ना, कई सारे मुल्क के सभी देशों की कंट्रीज, देखिए जरा अमेरिका जैसे देश के भी हालात कितने बिगड़ गए। मतलब देशों की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा इस कोरोना महामारी से, सारे फील्ड में, चाहे वो पर्यटन फील्ड हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया। अब इधर देखिए न्यूज पेपर इंडस्ट्री, समाचार पत्र उद्योग को भी 12,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिर सरकार क्या वाकई में राहत पैकेज की घोषणा करती है, और करेगी तो सिर्फ एक फील्ड के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए तो करना मुमकिन नहीं होता। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वगैरह वगैरह बहुत सारी जो देश की इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान हुआ, तो सभी के लिए क्या वाकई में सरकार के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर पाना संभव होगा या नहीं, देखते हैं। अब जो जनवरी फरवरी मार्च के बाद जो हमें नया बजट देखने को मिलेगा ना, तो उसमें क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा जरूर, सीरियसली DLS न्यूज के ऊपर अपडेट। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां देखिए दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत की बात है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि 2 नवंबर के बाद सबसे कम कोरोना पेशेंट्स की मौतें हो रही है। 2 नवंबर के बाद ये आंकड़ा अच्छा चल रहा है आज, और क्या है आंकड़ा मैं आपको आगे अपडेट बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। हर सेशन में केवल 100 ही लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। राज्य और यूटी खुद तय करेंगे तारीख और दिन। जी हाँ, देश में वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको पता होगा कई सारी वैक्सीन का जो ट्रायल भी चल रहा है और कई सारी को इमरजेंसी मंजूरी भी मिल चुकी है, राइट। और ऐसे में अब दोस्तों शुरुआत में वैक्सीनेशन के हर सेक्शन में केवल 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की उपलब्धता और इंतजाम बेहतर हुई है तो ये संख्या 200 तक भी हो सकती है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NEGVAC ने इसके लिए डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की है। 112 पेज की नई गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम अभी इसके रिव्यू भी कर रही है, और इसमें क्या क्या है तो देखिए जरा। देश में सभी जरूरी लोगों को जिन पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है उन्हें वैक्सीन लगाने की सिफारिश है।
पहली बात तो, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं। एक तो 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं, 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, होम गार्ड्स, आर्म फोर्स, सिविल डिफेंस, नगर निगम, डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मचारी, इनको पहले वैक्सीन दी जाएगी। उम्र के हिसाब से भी वैक्सीनेशन में प्राथमिकता रहेगी, मतलब कि 50 साल से ऊपर के लोगों को और 50 साल से नीचे के लोगों को 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें पहले ओल्ड एज वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। और इसके अलावा एक और कैटेगरी ये भी रहेगी कि जिन लोगों को पहले से ही कोई गंभीर बीमारी चल रही है, ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इनकी संख्या 27 करोड़ के लगभग है, तो उनको भी वैक्सीन पहले दी जाएगी। इसके अलावा 5 सदस्यों की टीम जो है वो वैक्सीनेशन का काम करेगी। इसमें एक मेन ऑफिसर होगा, जबकि 4 अन्य उनके नीचे हेल्पर्स होंगे। तो इस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर एक दोस्तों प्लानिंग बनाई जा रही है, ब्लूप्रिंट बनाए जा रही है कि आखिर देश में इस बड़े टीकाकरण के अभियान को किस तरह से शुरू किया जाए, समझ रहे हो ना। अब इसमें कुछ टास्क जो है सरकार वो राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्य और यूटी खुद तय करेंगे कि आखिर किस दिन और किस तारीख को वैक्सीन लगानी है उनके पर्टिकुलर एरिया में, ताकि उस हिसाब से अलग अलग मतलब कैंपेन बना करके वैक्सीन का काम पूरा किया जा सके, समझ रहे हो ना। तो ये वैक्सीन को लेकर सरकार नई प्लानिंग बना रही है, अच्छी बात है ना। इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक खबर ये भी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर हाई कोर्ट चिंतित है और हाई कोर्ट का यह कहना है कि हर 2 किलोमीटर पर पुलिस कर्मी तैनात किया जाए, ताकि लोग बाग जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। और इसलिए यूपी में हर 2 किलोमीटर पर पुलिस वाले तैनात किए जाए, ये कहना हाई कोर्ट का, ताकि लोग बाग मास्क वगैरह प्रॉपर लगाएं और कोरोना ज्यादा नहीं फैले, समझ रहे हो ना। अच्छा, वही भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो रात की बात है दोस्तों, पिछले 24 घंटों में बढ़ोतरी के बाद देखिए अभी कोरोना का मामला क्या चला गया है, या आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 98,46,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से 3,56,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 93,44,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,42,000 से ऊपर लगभग 1,43,000 के पास पहुंच चुका। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की अगर बात करें तो दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका दोस्तों 7 करोड़ के पार। अकेले अमेरिका में ही 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मामले ही अमेरिका में ही चल रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा और इस खतरनाक वायरस की चपेट में आकर संक्रमित होने वाले लोगों का आंकड़ा 7 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया 1 करोड़ 60 लाख, और इसके अलावा दुनिया भर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या भी करीब 16 लाख पहुंच चुकी है। तो ये रहा ग्लोबल डेटा कोरोना को लेकर। और आइए दोस्तों आप नजर डालते फटाफट से अपन आखिर किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही है ना। तो देखिए जरा, किसानों का आंदोलन और भी तेज करने के ऐलान के बाद एक तो राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा वगैरह बढ़ा दी गई है, क्योंकि किसान भाई लोग जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं दोस्तों की अभी और भी किसान आंदोलन जो है वो तेज होगा। किसान यूनियन के नेताओं से राजनाथ सिंह मिले और 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर किसान भाई लोग जो बैठने की प्लानिंग बना रहे हैं। किसान भाई लोगों का कहना कि अभी और भी ज्यादा तेज होगा आंदोलन। किसानों ने दिया दिल्ली चलो का नारा और जयपुर दिल्ली हाईवे से कूच करेंगे, और ये हाईवे वगैरह भी आज बंद रह सकने की संभावना चल रही है। तो किसान जो है वो अभी भी आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के मूड में है, पहली बात तो ये। इसके अलावा देखिए खबर की किसान संघर्ष समन्वय समिति का बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा, सरकार एमएसपी की गारंटी दे और बाकी हम बातचीत में देखेंगे। किसानों का ये भी कहना है कि एमएसपी की गारंटी दे, तो जहां सरकार ऑलरेडी एमएसपी की गारंटी तो दे रही है, आपको भी पता होगा मोदी सरकार भी कई बार ट्वीट करके भी ये कह चुकी है कि एमएसपी किसानों के लिए जारी रहेगी। नए कृषि कानून चाहे लागू हो जाए उसके बाद भी एमएसपी कंटिन्यू रहेगी, है ना। तो ये किसान भाई लोग मान जाएंगे शायद तक, तो अच्छी बात है। इसके अलावा कल भी किसानों ने काफी कुछ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में कई सारे टोल प्लाजा भी फ्री करवा दिए और दुष्यंत जो है वो राजनाथ सिंह जी भी मिले थे, तो ये भी कुछ मसला चल रहा। लेकिन देखिए जरा, किसान आंदोलन के बीच अभी एक सबसे बड़ा ट्विस्ट जो निकल कर आ रहा वो ये दोस्तों के हरियाणा के किसानों ने आखिर नए कृषि बिल का समर्थन कर दिया। नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी भी सौंपी इसको लेकर। ये चिट्ठी भी आप देख सकते हैं, जिसमें किसान भाई लोगों के कई सारे हस्ताक्षर किए हुए हैं, मोबाइल नंबर भी उनके दिए हुए हैं। प्लीज डोंट कॉल एनी फोन नंबर। बट देखिए विषय में उन्होंने क्या लिखा कि 3 कृषि कानून रद्द नहीं करने हेतु, ठीक है ना, श्री नरेंद्र तोमर जी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा गया है। और उसमें किसान भाई लोगों को कहना है कि ये तीनों ही कृषि कानून जो है ना, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, हम इन तीनों के समर्थन में हैं। किसान संगठनों द्वारा सुझाए गए संशोधन के साथ इन्हें जारी रखा जाए, मतलब कि इनमें संशोधन भले ही कर दे लेकिन इनको जारी रखा जाए, क्योंकि हम इनके समर्थन में हैं। हम किसान संगठनों द्वारा उठाए गए एमएसपी जारी रखने और मंडी व्यवस्था जारी रखने के पक्षधर हैं, लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं कि सुझाए गए संशोधन के साथ इन कानूनों को जारी रखा जाए। हम आपसे आग्रह करते हैं कि समय प्रदान कर हमारी भी बात सुनी जाए। मतलब कि हरियाणा के किसान भाई लोग जो हैं वो तीनों कृषि कानून के समर्थन में हैं, जबकि कई सारे किसानों का ये कहना है कि कानूनों को बिल्कुल ही खत्म करें, हाँ या ना में सरकार जवाब दे। बीच में ऐसा भी खबरें आई थी, मैंने आपको बताया था, राइट। लेकिन हरियाणा के जो किसान भाई लोग हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो इनमें संशोधन करके इनको जारी रखे। तो देखते हैं अब और आगे किसान भाई लोगों को लेकर और क्या चर्चा होती है। बाकी किसानों के मसले को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि कृषि मंत्री से मिले हरियाणा के कुछ किसान संगठन और कहा कि आंदोलनकारियों की मांग के अनुसार संशोधन करें, लेकिन वापस कानूनों को ना ले, ठीक है ना। ये बात तो मैंने आपको बता दी। और इसी बीच
बीच अब किसान भाई लोगों का ये भी कहना है दोस्तों की किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर सरकार सभी से बातचीत करेगी तो फिर वार्ता होगी, वरना नहीं। मतलब कि सभी लोगों से, सभी किसान भाइयों से बातचीत करना चाह रहे हैं वो। तो देखते हैं सरकार आखिर कब और नेक्स्ट मीटिंग तय करती है। और फिलहाल देखिए गुजरात के किसानों को बड़ी राहत दी गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है गुजरात के किसान भाई लोगों के लिए। गुजरात में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और फसलों को भी काफी नुकसान हुआ, राइट। और इसी नुकसान को देखते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि सरकार पिछले कुछ दिनों में हुई बेमौसम बारिश के कारण राज्य में जो फसलों का नुकसान हुआ ना, उसका जल्दी एक बार सर्वे करवाएगी और उस सर्वे में पता चलेगा कि आखिर किन किन किसानों की फसलों को कितना कितना नुकसान हुआ। उसके अनुसार सरकार किसानों को राहत पैकेज भी दे सकती है, तभी तो सर्वे का मतलब निकलेगा, बाकी मतलब ही क्या। और बाकी मौसम विभाग का अलर्ट भी आ रहा है कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में 10 से लेकर 14 दिसंबर के बीच बारिश की भी भविष्यवाणी है। यानी कि अभी रविवार सोमवार तक गुजरात में बारिश भी हो सकती है, मंगलवार तक भी। तो गुजरात के किसान भाई लोग इसको लेकर भी अपनी तैयारियां बनाए रखें। और इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर तोमर से मिले दुष्यंत चौटाला और उन्होंने भी कहा कि अगले 48 घंटे निर्णायक होंगे, फिर बातचीत होगी। तो वाकई में अगले 24 से 48 घंटे जो है किसान आंदोलन को लेकर काफी महत्वपूर्ण भी होंगे। देखते हैं इसको लेकर और क्या अपडेट बनता है सरकार और किसान भाई लोगों के बीच में, आपको बता दूंगा जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर। इसी बीच देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार जो है वो नीति और नीयत के साथ पूरी तरह से किसानों के साथ है। ये पीएम मोदी का बयान निकल कर आ रहा है इस आंदोलन के बीच, अच्छी बात है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों से नए बाजार मिलेंगे और छोटे किसानों को फायदा भी होगा, है ना। तो इसी बात को किसान भाई लोगों को समझाना चाह रही है सरकार। और इसके अलावा वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भी पीएम मोदी बोले कि पेरिस समझौते को हासिल करने के ट्रैक पर है भारत। तो ये भी राहत की बात चल रही है, देखिए जरा। चलिए अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए कि एक तो पिछले 2 सालों में सबसे महंगा हुआ कॉटन जो होता है ना, कपास वगैरह, ये महंगा हुआ। और इससे हो सकता है कि आपको अगले नेक्स्ट कुछ महीनों में कपड़ों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोरोना महामारी का मसला चल रहा है और इसी के कारण कॉटन के भाव जो है वो बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कपड़े वगैरह भी महंगे हो सकते हैं, है ना। और साथ ही दोस्तों टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ ब्रेकिंग न्यूज अपडेट मैं आपको बता दूं फटाफट से। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अलर्ट आ रहा है, देखिए जरा क्या कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या दूसरे वेब ब्राउजर पर मेलवेयर आया हुआ। अगस्त तक डेली 30,000 डिवाइसेस पर अटैक किया गया। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट ने ब्राउजर इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया। कंपनी का कहना है कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या दूसरे वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाले यूजर सावधान हो जाएं, क्योंकि इन वेब ब्राउजर में मेलवेयर आ चुका है और इसके आने से खतरा बढ़ा हुआ है। सो प्लीज आपसे भी सावधान रहने की रिक्वेस्ट है कि आप ब्राउजर में कभी अपने पासवर्ड वगैरह सेव ना करें। और सबसे खास बात तो आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह, डेबिट कार्ड, इनको कभी ब्राउजर में सेव ना करें। पेमेंट ऑप्शन के जो होते हैं ना, मान लीजिए कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करें आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो उस दौरान आप अपनी कार्ड डिटेल को कतई सेव ना करें, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखें। अच्छा, जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, तो कुछ और अपडेट मैं आपको बता दूं टेक से संबंधित कि ट्विटर यूजर्स अब डायरेक्ट स्नैपचैट पर भी सीधे अपने ट्वीट को शेयर कर पाएंगे। ट्विटर ने अपने यूजर्स के लिए एक बेहतर सुविधा दी है, जिसमें ट्वीट फ्लिट्स नामक फीचर भी शामिल है। और इस फीचर की मदद से 24 घंटे के भीतर ट्वीट किए गए फोटोज और वीडियो अपने आप गायब हो जाएंगे। हाल ही में ट्विटर ने ये फीचर दिया था, राइट, जैसा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस में होता है, ठीक उसी तरह से आप ट्वीट भी स्टेटस की तरह डाल पाओगे, जो 24 घंटे में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। और इसके अलावा ट्विटर को अब आप स्नैपचैट पर सीधा शेयर भी कर पाओगे, तो ये भी ट्विटर की तरफ से एक नया अपडेट है। अच्छा, टेक्नोलॉजी को लेकर और एक खबर ये है दोस्तों की फ्लैश प्लेयर का लास्ट अपडेट देखिए। 12 जनवरी से फ्लैश कंटेंट को ब्लॉक करना शुरू करेगा एडोब। माइक्रोसॉफ्ट एज और एक्सप्लोरर भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के साथ गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स भी एडोब फ्लैश प्लेयर को गुड बाय कहने को तैयार है, क्योंकि जुलाई 2017 में घोषणा की गई थी कि एडोब जो है वो 31 दिसंबर 2020 के बाद फ्लैश प्लेयर को अपडेट बंद कर देगा। अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब ने अपने फ्लैश प्लेयर के लिए फाइनल शेड्यूल अपडेट कर दिया और साथ ही घोषणा की कि 12 जनवरी 2021 से फ्लैश कंटेंट को रोकना शुरू कर देगा। कंपनी ने यूजर से कहा कि वे अपने फ्लैश प्लेयर को आखिरी सपोर्ट तक पहुंचने से पहले अनइंस्टॉल कर लें। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर भी मसला चल रहा। अच्छा, आइए अब नजर डालते हैं फटाफट से कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों। 27 राज्यों को आत्मनिर्भर भारत के तहत 9,880 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि और भी मंजूर की गई है। वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 27 राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 9,880 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि को मंजूरी दे दी है। ये सहायता 8 दिसंबर तक मंजूर की गई है। इसमें किस राज्य को कितनी राशि मिलेगी देखिए। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 750 करोड़ रुपए, बिहार को 421 और मध्य प्रदेश को 330 करोड़ रुपए आवंटित भी किए जा चुके हैं। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए दोस्तों, महंगा होगा डेटा। मार्च 2021 तक आपके मोबाइल फोन्स के टेरिफ प्लान जो है ना कंपनी के, वो बढ़ सकते हैं। और इसके बाद एयरटेल, वोडाफोन आइडिया वगैरह इनको फायदा होगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक सबसे पहले टेरिफ में बढ़ोतरी VIL करेगी। शायद वह फ्लोर प्राइस पर क्लैरिटी आने का इंतजार कर रही है। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों खुशखबरी है। सरकार का एक नया प्लान देखिए। 125 शहरों के PM स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को कुछ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। जी हाँ, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटा खर्च उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना जो है ना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को आत्मनिर्भर निधि से जोड़ दिया गया। और उसके बाद अन्य केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लाभ भी उनको दिए जाएंगे। लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों की एक पूरी प्रोफाइल तैयार की जाएगी और डेटा के आधार पर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभ उन्हें मिलेंगे। तो
ये भी अच्छी बात है। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने इन सभी स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले सड़क किनारे दुकान वालों को, केबिन वालों को 10-10 हजार रुपए तक का लोन भी दिया था सरकार ने। अब इसके बाद इनके डेटा का यूज करते हुए सरकार इनको अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी देगी, तो ये भी अच्छी बात है। अच्छा, कुछ एजुकेशन से संबंधित अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, एक तो IIT बॉम्बे ने गेट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। GATE 2021 का शेड्यूल जारी हो चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, कुछ तारीखों की डिटेल यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट है gate.iitb.ac.in, इसी पर आप शेड्यूल चेक कीजिएगा, ज्यादा ऑथेंटिक होगा, है ना। और एक खबर देखिए एजुकेशन को लेकर, AAI रिक्रूटमेंट 2020-21 को लेकर अपडेट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के 368 पदों पर वैकेंसी निकली है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.aai.aero, इस पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 15 दिसंबर से आवेदन भरना शुरू हो जाएगा और 14 जनवरी 2021, सॉरी यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 21 इसकी लास्ट तारीख है, ठीक है ना। तब तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट की डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर के तमाम अपडेट्स का वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा वीडियो गेम खेलना पसंद है, आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा, कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।